फैसलों का दम और 12 साल का रिकॉर्ड। जी हां, बीते कल एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धियों का ऐसा लेखा जोखा पेश किया जिसमें बदलाव की कहानी भी थी और नए भारत का संकल्प भी। 2014 से 2026 तक की यात्रा को प्रधानमंत्री ने बताया उम्मीद, विश्वास और उपलब्धियों का दौर। 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, विकास से लेकर वैश्विक पहचान तक। कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने वो कर दिखाया जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि देश अब नीतिगत अस्थिरता और कुशासन के दौर से बाहर निकल चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश था कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचना है। आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव को बनाया संभव, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं 2014 में उम्मीदों का नया सूरज होगा। तो जी हां, 2014 में अगर हम देखें तो उम्मीदों का यह नया सूरज, जहां 2014 में आशा के सूरज का उदय हुआ। 12 वर्षों की अगर हम बात करें तो 12 वर्षों में देश ने बड़ा बदलाव देखा है, क्योंकि हर क्षेत्र में कई सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए, कई सारे बड़े फैसले लिए गए। और इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो सही नीयत से विकास को ये नई गति जो है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आई है। देश हित में बड़े फैसले लेते रहेंगे, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल कही। इसके साथ ही देश ने तेज विकास का अनुभव किया है इस दौरान, पिछले 12 सालों में, कि हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो या फिर युवाओं से जुड़े हुए क्षेत्र हो, इनसे जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण और बड़े कदम उठाए गए। नए भारत की जो सोच है वो और पिछले 12 सालों में मजबूत होती हुई नजर आई है। तो 2014 में उम्मीदों का ये नया सूरज उगा और आत्मविश्वास के साथ पूरा देश इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 2014 से लेकर के अभी तक का ये 12 सालों का ये सफर, जिसमें हमने देखा कि हर क्षेत्र में किस तरीके से जो तमाम कदम उठाए गए हैं और उनका जमीनी स्तर पर असर भी साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही पिछली सरकार का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। पिछली सरकार का जिक्र करते उन्होंने कहा कि नाकामी कांग्रेस का जो कलंक है वो हिंदुओं पर रहा। कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया। धीमे विकास को हिंदू ग्रोथ रेट उस वक्त कहा गया था, जबकि इसकी जिम्मेदारी, जो हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, लेकिन बदनाम हिंदू हुए, हिंदुओं के ऊपर मढ़ा गया, बदनामी देश की हुई। और इस कुसंस्कृति का नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट होना चाहिए था। 12 साल बाद अब देश कांग्रेस के कुचक्र से मुक्त भी हो चुका है। भारत की क्षमता पर लगातार सवाल उठाते रहे, गवर्नेंस पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत बदलाव इस समय देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की क्षमता पर लगातार सवाल उठे, ना गवर्नेंस थी और ना ही नीति और ना ही नीयत थी और ना ही निर्णय। लेकिन जब से एनडीए की सत्ता में आई तब से एनडीए ने विकास को नई गति दिखाई। पहली बार तेज विकास का अनुभव पूरे भारत ने किया, पूरे देशवासियों ने किया। भारत की क्षमता और सामर्थ्य सामने आया कि भारत में कितनी क्षमता है और कितनी तेजी के साथ भारत आगे बढ़ सकता है। लेकिन इतने 12 सालों में अगर हम देखें तो कई सारी चीजें ऐसी थी जो कभी नामुमकिन हुआ करती थी, और इस नामुमकिन को, यानी कि असंभव को भी असंभव एनडीए ने कर दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। कैसे? क्योंकि देश प्रथम की जो भावना है वो उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे फैसले हुए, कठिन फैसले लिए गए, और उन कठिन फैसलों से कहीं ना कहीं पूरे देश को मजबूती मिली, जिनमें से एक कठिन फैसला था अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला। पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता आई, और इसके साथ ही कुछ तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11वीं मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद है। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है। 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खास तौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे न रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्य को लेकर ये अहम बैठक जिसमें यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे नदियों में सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, उनमें अग्रणी राज्य के तौर पर उभरा। हमने देखा राजस्थान और बाकी राज्यों ने उस सफलता को दोहराने का काम किया, कैसे अपारंपरिक ऊर्जा में हम आज इतना आगे आए हैं कि दुनिया भारत की सफलता को देख रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखें कि एक जिला एक उत्पाद योजना, ODOP से बोलते हैं, उस योजना की सफलता की बड़ी चर्चा होती है। आज हम कई राज्यों से देखते हैं कि निर्यात बढ़ा है, चाहे वो वाराणसी के आप आम की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो बाकी राज्य उससे सीख सकते हैं। तकनीक में आप देखें कि दक्षिण के कई राज्यों ने काफ़ी प्रगति की है, तो कैसे एक दूसरे से सीखा जा सकता है, इन सब को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब प्रतिस्पर्धा हो, विकास को लेकर हो, रोजगार सृजन को लेकर हो, आगे बढ़ने को लेकर हो, 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर हो, तो निश्चित तौर पर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चर्चा की जाएगी कि विकसित राष्ट्र 2047 को लेकर कि राज्य किस तरीके से उसमें अपनी भूमिका और आगे निभा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही वापस रुक करते हैं हमारी खास खबर का, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि एनडीए की तरफ से जब से एनडीए सत्ता में आई है तब से कौन कौन से वो बड़े कदम है जो उठाए गए, जिन्होंने 12 सालों में देश को कहां से कहां पहुंचाया। इसके साथ ही किस तरीके से असंभव चीजों को भी संभव बनाया गया है। खासतौर पर अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से कई सारे कठिन फैसले लिए गए जिससे देश मजबूत हुआ है। इसमें अगर खासतौर पर हम देखें तो वो है अनुच्छेद 370, जिसको हटाने का फैसला लिया गया। पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता आई है, जिसके जरिए आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से। और साथ ही एयर स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो एयर स्ट्राइक से भारत का सामर्थ्य हम सभी ने देखा है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर, उसकी भी ताकत दिखी और उस ताकत से कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में ये संदेश भी दिया कि भारत अब वो भारत नहीं है जो शांत रहता था, अब भारत मारेगा भी और घर में घुसकर भी मारेगा। नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया गया था और आज की तारीख में अगर हम देखें तो नक्सलवाद पूरे देश से अब खत्म हो चुका है। माओवाद के खिलाफ भी अभियान तेज हुआ है और साथ ही सुरक्षित भविष्य के लिए कई सारे निर्णायक कदम भी उठाए गए हैं। तो ये तमाम वो कदम हैं जो पिछले 12 सालों में उठाए गए और साथ ही नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल एनडीए के कॉन्क्लेव को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस ने देश को लाचार बना दिया था, लेकिन हम देश हित में बड़े फैसले लेते रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं। के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कूचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना की गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। सच में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। तो आगे विकसित राष्ट्र के संकल्प को आखिर किस तरीके से पूरा करना है, इसका भी मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल नजर आए एनडीए के इस कॉन्क्लेव में। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, विकसित राष्ट्र का लक्ष्य कैसे पूरा करना है इसका तो मंत्र दिया है, लेकिन इसके साथ ही 12 साल से पहले 2014 से पहले अगर हम देखें तो जो पूर्व की सरकार थी उन पर भी हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने बताया कि जो देश है वो पहले ये सोचा था कि क्या हम इतनी तेजी के साथ विकास कर सकते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। लेकिन अब पिछले 12 सालों में कई विकास जो है वो तेज गति से भी हुआ। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आज हमारा देश जो है वो अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शैलेंद्र। कृतिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि दरअसल ये बताया जाता था कि भारत तो तेज विकास कर ही नहीं सकता और जिसको हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया गया था 3% के आसपास विकास दर को, दरअसल वो कांग्रेस ग्रोथ रेट थी और वो कुशासन का नतीजा थी। आज हम देख रहे हैं कि तेज विकास भारत में हो रहा है, हम दुनिया के सबसे आगे तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था हैं और किस तरह से भविष्य की तकनीक पर हमें काम करना है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, जिससे विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो हम हासिल कर सकें। और जो देश की जनता ने भरोसा दिया है, भरोसा जताया है एनडीए पर, उस पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि आगे आने वाले समय में और तेज फैसले लिए जाएंगे और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब कल एनडीए कॉन्क्लेव में इस बात को स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया
कि जल्द ही आप देखेंगे कि इस तीसरे कार्यकाल में और तेज फैसले लिए जाएंगे। देखिए 12 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले हो चुके हैं और ये एक अगर आप आकार के लिहाज से देखें तो उसमें बहुत बढ़ोतरी बीते 10 सालों में हुई है, चूंकि इसकी कल्पना भी शायद आज से एक दशक पहले नहीं की जा सकती थी कि एक वर्ष में इतने बड़े प्रोजेक्ट को भारत मंजूरी देगा। हम दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को बना चुके हैं, चिनाब पुल, इस तरह की हमारी तमाम परियोजनाएं अब धरातल पर उतरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।